हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक चैप्टर और डिस्कस कर लेंगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है इस चैप्टर से। तो इसको डिस्कस करेंगे आज। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 12th में ऑर्गेनिक जो आएगी तो आप में इस चैप्टर में बेसिक्स पढ़ने हैं। इस चैप्टर में क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स आते हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपको 12th में भी काफ़ी यूज़ होंगे। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा काफ़ी 12th क्लास में भी। तो शुरू करते हैं गाइस। क्या क्या पढ़ना है आपने यहाँ पर। एक पढ़ना है आपने नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है, उसका नाम लिखना होता है, या फिर आपको नाम दिया होता है फिर नाम से स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होगी आपको। और इसके लिए आप लोग ये एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में है, एनसीईआरटी में मैंने मार्क कर दिए हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नहीं है। इसमें काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा कोई रिफ्रेशर वगैरह बुक है तो वहाँ से भी आपको पढ़ना होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। कोई रिफ्रेशर बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़े रूल्स याद कर लेंगे और दोनों टाइप से पढ़ेंगे। हम लोग नाम से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, नेम से स्ट्रक्चर लिखना भी आना चाहिए हमको, और स्ट्रक्चर से वापस नेम लिखना भी आना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है आपके पास। एक तो सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। परमानेंट इफेक्ट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फिर आता है इसकी में दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ तो प्लस आई इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 14, 15 और 9 एंड 17। और इसके एप्लीकेशन, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ लेंगे। लास्ट में आता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आता है हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ एसिडिटी, कि एसिडिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके। तो इसके ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये वाला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रिडिक्शन ऑफ एसिडिटी के ऊपर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो ये चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है आपको। 3-4 इफेक्ट है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत टाइम नहीं कंज्यूम करेगा और मार्क्स बहुत ज़्यादा देके जाएगा आपके। 2 घंटे में आप इसको आराम से कर सकते हो और मार्क्स भी आप अच्छे ले सकते हो इस चैप्टर से। और काफ़ी हाई वेटेज है इसकी। रेजोनेंस इफेक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा पेपर में आपको। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए इसमें सबसे पहले तो। देन दो टाइप का होता है, प्लस आर एंड माइनस आर, वो आपको देख लेना है। प्लस आर माइनस आर के थोड़े से केसेस देख लेने हैं, फिर ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके जाइए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चन 16, 17 एंड 18 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास है। हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है, बस आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ग्रेटर द नंबर ऑफ मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इससे हम स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोनेट, फ्री रेडिकल वगैरह की। एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 19 इसके ऊपर बेस्ड, ये आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड गिनने के लिए आजकल एमसीक्यू का ज़माना है, तो एमसीक्यू में सिग्मा पाई बॉन्ड गिनने को दे सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, सब उसी से निकलता है। अगर सिंगल बॉन्ड है आपके पास तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपके पास कहीं डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होता है प्लस एक पाई होता है। अगर आपके पास कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपने, सिग्मा पाई गिन लेंगे। नेक्स्ट आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है। कार्बन ने अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। कार्बन ने कहीं डबल बॉन्ड बना लिया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। कार्बन ने अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन भी निकल जाएगी, किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं इसके ऊपर 1, 2, 3 और 1, 2। एक्चुअली इस चैप्टर में एग्जाम्पल 22 हैं और एक्सरसाइज में भी 40 क्वेश्चन है,
बट मैं आपको मुश्किल से 20 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से 60 क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही कर लेंगे आप, सफिशियंट है। बस नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा आपको बाहर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन नहीं है, और वो 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लास में काम आएगा नॉमेनक्लेचर आपका, और यहाँ पे भी उसमें क्वेश्चन आएंगे, 11th क्लास में भी एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको पहचानना होता है। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लविंग एंड न्यूक्लियोफाइल माने न्यूक्लियस लविंग। किसी के ऊपर स्पीशीज के ऊपर प्लस का चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, किसी के ऊपर माइनस का चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल होगा, बस दैट्स इट। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर उसके पास लोन पेयर्स हो। इलेक्ट्रोफाइल माने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, दैट्स इट। ये दो ही केसेस होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, लाइक AlCl3, BF3 आपको याद होंगे, इनका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, AlCl3, BF3 एक्सेट्रा। इसके ऊपर दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको, कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट टॉपिक हमारे पास है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल्स। ये होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है आपसे। कार्बोकैटायन मीन्स जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोएनायन मीन्स जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल मीन्स कार्बन के ऊपर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनकी स्टेबिलिटी पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कार्बोकैटायन में टर्शरी कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी, ये ऑर्डर हो जाता है स्टेबिलिटी का। और फ्री रेडिकल में भी सेम हो जाता है कार्बोकैटायन की तरह, टर्शरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। बस कार्बो एनायन में आपको उल्टा कर देना होता है, प्राइमरी यहाँ मोर स्टेबल हो जाता है और टर्शरी लीस्ट स्टेबल हो जाता है। ये ऑर्डर आपको जरूर याद रखना है स्टेबिलिटी का, ये आपसे पूछ सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कि अरेंज करो, कार्बोकैटायन दे देंगे, पहले तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता करना आना चाहिए, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, वो बड़ा ईजी है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली वो देख लेंगे, अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ा है तो टर्शरी। आइडेंटिफाई करना आ गया, देन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में जो ज़्यादा आप ये और सीक्वेंस याद रख सकते हैं और अपना आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस हो गया, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप अच्छे मार्क्स आए आपके इसको पढ़ के क्लास में। थैंक यू।